क्वेश्चन नंबर 4। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी, जवान क्यों समझने लगता था? स्काउट परेड में लेखक साफ सुथरी धोबी सी धुली ड्रेस पहनता, पॉलिश बूट तथा जुराब पहनकर लेखक ठक ठक करके चलता था। मास्टर प्रीतम चंद द्वारा परेड के समय राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या कदम मिलाकर चलता तो वह अपने आप को फौजी से कम नहीं समझता था। अकड़ कर चलता तो अपने अंदर एक फौजी जैसी आन बान शान महसूस करता था। लेखक गुरदयाल सिंह फौजी बनना चाहता था। उसने फुल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों की परेड को देखा था। इसी कारण स्काउट परेड में के समय धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए बूट तथा जुराबों को पहन वह स्वयं को फौजी जवान ही समझता था। स्काउट परेड में जब पीटी मास्टर लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह की सीटी बजाकर मार्च करवाया करते थे तथा उनके राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर लेखक अपने छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक आवाज करते हुए स्वयं को विद्यार्थी न समझकर एक महत्वपूर्ण फौजी समझने लगता था। क्वेश्चन नंबर 5। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? सॉल्यूशन है, एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने कक्षा में बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद नहीं हो सके। एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने कक्षा में बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए दिए, परंतु बच्चों से यह शब्द रूप याद नहीं हो सके। इस पर मास्टर जी ने उन्हें मुर्गा बना दिया। बच्चे इसे सहन नहीं कर पाए, कुछ ही देर में लुढ़कने लगे। उसी समय नम्र हृदय के हेडमास्टर जी वहां से निकले और बच्चों की हालत देखकर सहन नहीं कर पाए और पीटी मास्टर को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल करना मतलब निलंबित करना। इसी कारण प्रीतम चंद कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे। पीटी साहब चौथी कक्षा के लड़कों को फारसी पढ़ाते थे। वे विद्यार्थियों को शब्द रूप पढ़ने पर बल दिया करते थे। एक दिन जब कक्षा के विद्यार्थी दिए गए शब्द रूप याद करके न आए तो पीटी साहब ने उन्हें क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बनाकर पीठ ऊंची करने का आदेश दिया। सजा के कारण कई लड़के गिर गए। तभी हेडमास्टर वहां आ गए और वह इस बात को बिल्कुल भी सह नहीं पाए और उन्होंने तत्काल मुअत्तल मतलब उनको निलंबित कर दिया। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भाग जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल से खुशी से भाग जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब स्कूल में रंग बिरंगे झंडे लेकर गले में रुमाल बांधकर मास्टर प्रीतम चंद परेड करवाते थे तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। सब बच्चे ठक ठक करते, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न करते और मास्टर जी उन्हें शाबाश कहते तो लेखक को पूरे साल में मिले गुड्डों से, ये गुड्डो क्या है? गुड़ का अनेक वचन गुड्डो, गुड्डों से भी ज्यादा अच्छा लगता था। इसी कारण लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगता था। सपनों के से दिन पाठ के लेखक गुरदयाल के अनुसार उन्हें तथा उनके किसी भी साथी को बचपन में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। चौथी कक्षा तक कुछ लड़के
को छोड़कर अन्य सभी साथी रोते चिल्लाते हुए स्कूल जाया करते थे। स्कूल में धोबी पिटाई तथा मास्टरों की डांट फटकार के कारण स्कूल उन्हें एक अच्छी जगह बिल्कुल भी नहीं लगती थी, जिसके प्रति उनके मन में एक भय सा बैठ गया था। इसके बावजूद कई बार ऐसी स्थिति आती थी जब उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था, और वह था उनका पीटी का लेक्चर। सवाल क्रमांक 7। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाया करता था, और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। सॉल्यूशन है, लेखक के स्कूल की छुट्टियां होती थी और उसमें जो काम करने के लिए मिलता उसे पूरा करने के लिए लेखक एक समय सारणी बनाता। समय सारणी मतलब टेबल, टाइम टेबल, कौन सा काम, कितना काम एक दिन में पूरा करना है। लेकिन खेल कूद में लेखक का समय बीत जाता और काम न हो पाता। धीरे धीरे समय बीतने लगता तो लेखक ओमा नामक ठिगने और बलिष्ठ लड़के जैसा बहादुर बनना चाहता था, जो उदंड था और काम करने के बजाय पीटना सस्ता सौदा समझता था। लेखक के छात्र जीवन में स्कूल के छुट्टियों में उन्हें बहुत सा गृह कार्य यानी होमवर्क दिया जाता था, और तब लेखक उसके लिए बहुत सी योजनाएं बनाता था। उदाहरण के लिए हिसाब के हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल किए जाने पर 20 दिनों में पूरे हो जाएंगे। किंतु खेल कूद में जब छुट्टियां बीतने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। फिर लेखक रोज के 15 सवाल करने की योजना बनाता था। तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगती तथा दिन में कम लगने लगते थे, तथा स्कूल का भय भी बढ़ने लगता था। ऐसे में लेखक पढ़ाई से डरने के बावजूद भी ओमा जैसे सहपाठी की तरह बहादुर बनने की कल्पना करने लगता, जो छुट्टियों का काम पूरा करने की अपेक्षा मास्टर जी से पीटना अधिक बेहतर समझता था। सवाल क्रमांक 8। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पीटी सर शरीर से दुबले पतले ठिगने कद के थे। उनकी आंखें भूरी और तेज थी। वे खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन प्रिय मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने में बहुत वो क्या करते थे, कठोर थे। बच्चे उनका कहना नहीं मानते तो वे दंड देते थे। वे कठोर स्वभाव के थे। उनके मन में दया भाव न था। बाल खींचना, ठुड्डे मारना, खाल खींचना उनकी आदत थी। इनके साथ वे स्वाभिमानी भी थे। नौकरी से निकाले जाने पर वे हेडमास्टर जी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, बल्कि चुपचाप चले गए। इनका बाह्य व्यक्तित्व ऐसे था कि वह पीटी सर अर्थात प्रीतम चंद्र ठिगने कद के थे। उनका शरीर दुबला पतला लेकिन गठीला था। उनका चेहरा चेचक के दागों से भरा था। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी। वे खाकी वर्दी, चमड़े के पंजों वाले बूट पहनते थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियां लगी रहती थी। बूटों के अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटी सिरों वाले कील ठुके रहते थे। प्रीतम चंद वैसे तो एक कुशल अध्यापक थे। वे चौथी श्रेणी के बच्चों को फारसी पढ़ाया करते थे। वे मौखिक अभिव्यक्ति एवं याद करने पर जोर दिया करते थे। वे छात्रों को दिन रात एक करके पढ़ाई करने की शिक्षा दिया करते थे। वे एक कुशल प्रशिक्षक थे। वे छात्रों को स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग दिया करते थे। वे छात्रों से विभिन्न रंग की झंडियां पकड़कर हाथ ऊपर नीचे करके अच्छी ट्रेनिंग दिया करते थे। इनके इस प्रशिक्षण कार्य से छात्र सदा प्रसन्न रहा करते थे।
वे उस पर छात्रों द्वारा सही काम करने पर शाबाशी भी देते थे। लेकिन वह बहुत ही कठोर अनुशासन प्रिय थे, इसीलिए कठोर अनुशासन बनाए रखते थे। वे छात्रों को भयभीत रखते थे। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर हिला लेता तो वो उस पर बाघ की तरह झपट पड़ते थे। प्रार्थना करते समय भी वह अनुशासनहीन छात्रों को दंडित करते थे। सवाल क्रमांक 9। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। सॉल्यूशन है, पाठ में अनुशासन रखने के लिए कठोर दंड, मारपीट जैसी युक्तियां अपनाई गई हैं, परंतु वर्तमान में वह निंदनीय माना गया है। आजकल अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे बच्चों की भावनाओं को समझें, उनके कामों के कारण को समझें, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएं तथा उनके साथ मित्रता व ममता का व्यवहार करें। इससे बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे नहीं, बल्कि खुशी खुशी आएंगे। सपनों के इसी दिन पाठ में बताया गया है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थी, उन्हें भयभीत अवस्था में रखा जाता था। उस समय के स्कूल के छात्र पीटी सर से बहुत डरा करते थे। वे भय व आतंक के पर्याय थे। बच्चों को शारीरिक दंड भी दिया जाता था। अध्यापक की बात सुनकर बच्चे थर थर कांपते थे। उनके व्यवहार के लिए खाल खींचते जैसा मुहावरा का प्रयोग किया गया है। अनुशासन की यह युक्ति पूरी तरह से गलत मानी जानी चाहिए। वर्तमान समय में अनुशासन के लिए इस प्रकार की युक्ति अपनाने की मनाही है। अदालत ने भी शारीरिक दंड पर रोक लगा दी है। छात्रों को मारना पीटना कानूनी अपराध बन चुका है, क्योंकि शारीरिक दंड बच्चों को भयभीत करते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई से हट जाता है। आजकल बच्चों को सजा देने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं, जिनका उचित परिणाम देखने को मिलता है। अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को समझा बुझाकर पुरस्कार आदि देकर अनुशासन बनाए रखने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। प्रायः अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए, खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है? आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति न हो? सॉल्यूशन है, खेल मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, बच्चे अनुशासित रहते हैं तथा प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के गुण भी समझ में आते हैं। समूह में खेलने से सामाजिक भावना आती है। खेल शरीर के लिए जरूरी है, परंतु उतने ही जरूरी अन्य कार्य भी हैं, जैसे पढ़ाई आदि। यदि खेल स्वास्थ्य के लिए है तो पढ़ाई जैसे कार्य भविष्य को सुधारने के लिए आवश्यक है। हमें अपना कार्य समय पर करते समय ज्ञानवर्धक विषयों पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, तो अभिभावकों को खेलने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। खेल प्रत्येक उम्र के बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे उनका सर्वांगीण विकास यानी डेवलपमेंट होता है। खेलों खेलों की बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा बच्चों का पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। बच्चों का सामूहिक रूप में भी वह काम करना सीखते हैं। लेकिन नियम व कायदों को अगर हम अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को हमारे खेल पर आपत्ति नहीं होगी, इसके लिए हम छात्रों को भी क्या करना चाहिए, हम समय सीमा का ध्यान रखेंगे और सीमित यानी कि कम समय के लिए ही खेलेंगे। हम परीक्षा के दिनों में खेलने की अपेक्षा पढ़ाई पर अधिक ध्यान देंगे।
टाइम टेबल बनाते हुए हम पढ़ाई खेल को सब निर्धारित करेंगे। खेल कूद करते समय हम आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। हम अच्छी भावना लेकर एक दूसरों के साथ मेल जोल रखेंगे। अच्छी भावना से हम खेल खेलेंगे, पूरे उत्साह से खेल खेलेंगे। हार जीत को हम ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। सवाल क्रमांक 10। बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती है, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। ऐसे तो यहाँ सवाल जो है विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर लिखना है, लेकिन फिर भी आपको कुछ आइडिया होने के लिए हम इसका जवाब कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं। बचपन की और विशेषकर स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादें मन को गुदगुदाती रहती हैं। वे यादें सभी की निजी होती है। मेरी भी कुछ ऐसी यादें मेरे साथ हैं। मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, मेरी माँ किसी कारणवश बाहर गई थी, इसलिए मैं बिना गृह कार्य मतलब होमवर्क किए और बिना लंच लिए स्कूल पहुंची। पहले तो अध्यापिका से खूब डांट पड़ी। फिर आधी छुट्टी में मुझे अध्यापिका ने खिड़की के पास खड़ा पाया तो डांट लगा दी। अगले पीरियड में मुझे बहुत बेचैनी हुई कि अध्यापिका मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं अध्यापिका कक्ष में उनसे मिलने गई। उन्हें देखते ही मेरा रोना छूट गया। उन्होंने रोने का कारण पूछा तो मैंने रोते रोते उन्हें कारण बताया कि मेरी माताजी घर पर नहीं है। उन्होंने मुझे सांत्वना दी, फिर मुझे अपने डिब्बे से खाना खिलाया। आज भी मैं इस घटना को याद करती हूँ तो अध्यापिका के प्रति भावाविभोर हो उठती हूँ। भावाविभोर होना, इमोशनल होना।